नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 10 लेकर आ गए हैं। बिहार पुलिस स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन टकराने के बाद अब अपना जो नजर है वो नजर कहाँ है? वो नजर है बिहार पुलिस पर। इस बार बिहार पुलिस को जो है उसकी अपनी औकात दिखा देनी है। 30 में 30 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने क्लास से होनी चाहिए। ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ऐसी क्वेश्चन का पैटर्न सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि साइंस के सेटिंग में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग भी भरोसा रखिए, इत्मीनान से बैठकर पढ़िए और जो भी लिखाएंगे तो लिखिएगा जरूर, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं, दोबारा पढ़िएगा नहीं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद तो आएगा इसको हमने कहीं पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है, इसका जवाब क्या होगा ये आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वाले चुपचाप बैठिएगा, कोई आदमी हल्ला नहीं कीजिएगा और साथ साथ नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। आपको 3-4 प्रकार के फसल मिलेगा पढ़ने के लिए, इसमें से पहला आपको दे रहा है खरीफ। खरीफ फसल, खरीफ फसल, खरीफ का जो फसल होता है यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। कब? जून जुलाई, जून जुलाई, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जिस समय बोई जाती है उस समय जून और जुलाई का महीना होता है, और आप सोच सकते हैं जून जुलाई के महीना में तापमान हमेशा क्या होगा? ऊंच। तो तापमान इस समय क्या होता है? ऊंच। तो बोने के समय दो बातें होना चाहिए, तापमान, आर्द्रता। तापमान और आर्द्रता दोनों क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और काटने के समय, ये तो बोने के समय हो गया, इस समय बोएंगे, और काटने के समय इसका जो तापमान है वो सूक्ष्म होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में ठंडा का मौसम नहीं रहता है, तो उस समय सूक्ष्म होना चाहिए। खरीफ फसल का एग्जाम्पल की अगर आप चर्चा करें, खरीफ फसल के एग्जाम्पल में आपको धान हो जाएगा, धान के बाद आपको ज्वार हो जाएगा, और मक्का हो जाएगा, मक्का के बाद आपको अरहर हो जाएगा, दलहन कोई भी चीज, दलहन चाहे तेलहन, मतलब दाल वाला चीज चाहे तेल वाला चीज, दलहन, तेलहन। दलहन मतलब दाल वाली चीज और तेलहन मतलब तेल वाली चीज। ये सारे के सारे जो है खरीफ फसल के एग्जाम्पल में आते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ जाए। चलिए रबी फसल को पढ़ा है। चलिए रबी फसल को जानते हैं। रबी फसल क्या होता है? रबी फसल, दूसरा क्या है? रबी फसल। रबी फसल की चर्चा करें तो ये बोई जाती है ऑन, और काटी जाती है एम ए, माह। ऑन माह, ऑन माह मतलब ओ से हो गया अक्टूबर, और एन से हो गया नवंबर, और एम का मतलब हो गया मार्च, और ए का मतलब हो गया अप्रैल। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो जिस समय बोई जाती है उस समय महीना होता है अक्टूबर नवंबर का। तो भैया अक्टूबर नवंबर का महीना होगा तो इस समय तो आर्द्रता कम होगा, आर्द्रता कम, शुष्क अवस्था, शुष्क अवस्था, और तापमान भी कम, तापमान भी कम। और इधर अगर बात करें काटने के समय तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, आर्द्रता अधिक, शुष्क अवस्था कम, और तापमान अधिक। क्या मतलब है? इसका एग्जाम्पल की अगर चर्चा करोगे तो ये हो जाएगा गेहूं,
गेहूं के साथ साथ आप लोग देखे होंगे कि जौ रोपाता है, चना रोपाता है, मटर रोपाता है। आपको और बातें बता दे, मटर रोपाता, आलू भी रोपाता है, etc कर लीजिए। ये सब चीज जो है रबी के फसल का उदाहरण है। ठीक है? अब आते हैं जायदाद फसल में। जायद फसल क्या होता है, इसको नोट कीजिए आप लोग। वाह, चश्मा तो कहाँ से लाया? अच्छा, तोरे वाला चश्मा बा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग जायद की फसल। जायद की फसल, जायद की फसल के बारे में चर्चा करेंगे तो ये जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और जून जुलाई में मतलब 1 से 1.5 2 महीना के अंदर काट ली जाती है। मतलब बोई जाती है जून जुलाई में, आप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो जुलाई अगस्त तक काट सकते हैं आप इसको, और अगस्त तक नहीं जाएगा। जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। और जायद का फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कम समय में अधिक पैसा देने वाला फसल है। कम समय में अधिक पैसा देने वाला फसल है। जैसे तरबूज, तरबूज के बाद आप जानिए लालमी, जिसको छोटा तरबूज कहते हैं, खरबूज, को खरबूज कहते हैं। नहीं, उसके बाद है राइच, खीरा, बलुई कद्दू, परवल, etc कर लीजिए। ये जितना जो है ये सब जायद फसल है, मतलब कि कम समय में हमको अधिक पैसा देता है, इसलिए इसको जायद फसल कहते हैं। एक आपको बहुत सारा फसल के बारे में पढ़ना है। कृषि रोपण फसल, कल या परसों बताए थे रबर का भी एक अपना फसल है। व्यापारिक रोपण फसल, इसमें रबर आ जाती है, और तंबाकू भी अपना फसल में आता है। तो ये सबको क्लियर करके रखना है, यहाँ से सवाल बनते हैं। और बिहार में तंबाकू के फसल पर आधारित सवाल बनने की संभावना अधिक प्रबल होगा, और उसके पीछे का वजह यह है, अब हम लोग जो है उसके तरफ ज्यादा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल को भी करना है। जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है। जैव मंडल में, जैव मंडल में, जैव मंडल में रासायनिक पोषण का चक्रण अगर कहेगा तो आपको हम बता दें, पहले क्या करेगा, भूमि, कोई चीज पहले भूमि पर आएगा। ठीक है, भूमि पर आने के बाद वो क्या करेगा, जल द्वारा फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। तो जल डालेंगे ना, भूमि पर पेड़े लगाएंगे तो उस पर जल डालेंगे, फिर उसको क्या देंगे, वायु देंगे। क्या देंगे, वायु देंगे। तो भूमि भी दे रहे हैं, जल भी दे रहे हैं, वायु भी दे रहे हैं। तो आप इनमें से सभी के द्वारा जो है रासायनिक पोषकों का चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ जाएंगे। या तो आयुष पानी, प्यास लगी, ऑफर आने में बनाना पड़ता है बहुत। पानी है, बेट पी लेंगे, पी लेंगे। प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। और आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह या शक्ति गृह, शक्ति गृह कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपको कोशिका भित्ति जो होती है, केवल और केवल पादप में होती है। राइबोसोम के बारे में और बातें बताते, ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिसमें लिपिड प्लस वसा होता है। लिपिड प्लस वसा होता है। लिपिड प्लस क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं।
खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक आपको बता दें कि उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक। उसके बाद उत्पादक को कौन करेगा? प्रथम पोषी स्तर कौन होगा? शाकाहारी। कौन होगा? शाकाहारी। शाकाहारी में भी बड़ा शाकाहारी, छोटा शाकाहारी, मतलब छोटी शाकाहारी, बड़ी शाकाहारी। उसके बाद जो है आएगा मांसाहारी। मांसाहारी में भी बड़ी मांसाहारी, छोटी मांसाहारी, छोटी मांसाहारी, बड़ी मांसाहारी, मांसाहारी। उसके बाद आएगा अपघटक। क्या आएगा? अपघटक। मतलब उत्पादक में पेड़ पौधे, अभी क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश से खाना को बनाएगा। इसको शाकाहारी में छोटी शाकाहारी जैसे हिरन, बकरी, ये सब आके इसको खा जाएगा। टिड्डा, ग्रास हॉपर, ये सब इसको खाएगा। उसके बाद बड़ी मांसाहारी, बड़ी मांसाहारी में आपको भैंसी, गाय, ये सब आ जाएगा, बड़ा बड़ा जानवर। उसके बाद मांसाहारी की अगर बात करो तो मांसाहारी में छोटी मांसाहारी जैसे कुत्ता, बिल्ली, आपको बता दे फॉक्स, नहीं, ये सब आएगा। उसके बाद बड़ी मांसाहारी में शेर, चीता, टाइगर, पैंथर, लियोपार्ड, ये सब आ जाएगा। उसके बाद अपघटक, अपघटक में जीवाणु, ये सब आ जाएगा, कवक, फंगस। तो ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को, यानी कि प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पर्यावरण से इस बार बिहार के शिक्षक बहाली एग्जामिनेशन हॉल में बहुत क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे गए थे और अनुमानतः तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी रहेंगे। इस बात का मैं भी दावा करता हूं, क्योंकि मैंने कई बार इस बात को देखा है कि तकरीबन 4-5 क्वेश्चन जो है आपको पर्यावरण चैप्टर से रहा ही रहा है। तो आप लोग पर्यावरण ऊपर भी जो है पकड़ बहुत अच्छा बनाई। कहाँ जा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 2,4-D क्या है? 2,4-D जो है एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। एक प्रकार का क्या है? खरपतवार नाशक है। आपको बता दे, चूहा नाशक को ZNS बोलते हैं। ZNS का मतलब होता है जिंक फॉस्फाइड। ये जो है चूहा का विष है। ये क्या है? चूहा का ये चूहा का विष है, जिंक फॉस्फाइड। और 2,4-D जो है याद रखिएगा, ये खरपतवार नाशक है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुनरुद्धारण की विशेषता क्षमता पाई जाती है। ये सवाल एक इस सेट का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक है और मैंने इसको ढूंढा बहुत अच्छा जगह से। आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैंने इसको निकाला बहुत बेहतरीन जगह से। इसका आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा, यानी स्पंजी। स्पंजी, स्पंजी जो होता है, ये इसका अगर कोई शरीर का हिस्सा नष्ट हो जाए तो वो क्या करता है? बाद में फिर विकसित कर लेता है। बाद में क्या करता है? विकसित कर लेता है, फिर से वह हो जाता है। जैसा छिपकली के पीछे का पूंछ कट जाता है तो फिर से हो जाता है, लेकिन छिपकली इसके अंदर नहीं आता है। इकाइडोमेट्रा जो होता है, इस समुद्री जीव होता है, समुद्री जीव जैसे जेलीफिश, करियाई घोड़ा, ये सब जो है इकाइडोमेट्रा में आता है। मोलस्का में जो है आपको इसका कवच CaCO3, इसका कवच CaCO3 का बन जाएगा। जैसे आपको बता दे, ब्राउन, ब्राउन हो गया आपको, शंख, शंख प्राण मतलब सिप होता है। तो ये सब का कवच CaCO3 का जिसका बनेगा वो सब मोलस्का वर्ग में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 के बाद आपको 7वां, आहार श्रृंखला में मौजूद में टिड्डा, घास,
सांप में यदि घास पोषी स्तर है, बोल रहा है कौन? घास। घास, घास को खाएगा टिड्डा और टिड्डा को खाएगा सांप। अगर घास पोषी स्तर है तो ये तृतीय पोषी स्तर कौन हो जाएगा? सांप। क्या हो जाएगा? घास प्रथम पोषी स्तर है तो टिड्डा हो जाएगा सेकेंड पोषी स्तर, और थर्ड पोषी स्तर कौन हो जाएगा? सांप। इसका आंसर होने वाला है सांप, टॉप नहीं सांप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अच्छा, एक ऑप्शन था, रुक जाइएगा रुक जाइएगा, मेढक और सांप। मेढक और सांप, तो खैर यहाँ तो मेढक नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में मेढक है और सांप भी है तो टिड्डा को मेढक भी खाएगा और सांप भी खाएगा। तो इसका आंसर इससे बेहतरीन है, ए आंसर दीजिए। ए आंसर ज्यादा सटीक आंसर सही होगा, क्योंकि टिड्डा को जो है सांप भी खाएगा और मेढक भी खाएगा, और मेढक भी खा जाएगा। इसका यह मतलब है कि मेढक और सांप दोनों आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन में भी है, और यहाँ जिक्र नहीं किया लेकिन ऑप्शन में जिक्र किया है, तो इसके साथ हम लोग चलेंगे और यही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आपको भरोसा दिलाते हैं, गलत नहीं बता के जाएंगे। 9 साल से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, विश्वास है लोगों का, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। मेरा दृष्टिकोण बहुत दूर है, मैंने देख लिया था, मैंने स्किप करने से पहले देख लिया था। एक और ऑप्शन है जो हमको फंसाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के साथ होगा एग्जामिनेशन हॉल में कि आप जो है तुरंत आंसर भर नहीं दीजिएगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, चारों ऑप्शन पे जो है एक नजर सही से देखिएगा, तब आपको कुछ ना कुछ इधर उधर ब्रेन करेगा, और अपने कंक्लूजन के हिसाब से जो है आंसर को टिक आउट कीजिएगा। बगल वाला क्या मारे हुए है, अगल का क्या मारे हुए है, पिछल का क्या मारे हुए है, फलनवा क्या मार ले, चिलनवा क्या मार ले, उसे कोई मैटर नहीं रखिएगा, क्योंकि आप जो जानते हैं वही सही है, बाद बाकी पे क्यों भरोसा करते हैं? उसका सही है ये आपको कैसे पता? उसने मार दिया, वो ये सोच के मार रहा है कि आप मारे हुए हैं, आप ये सोच के मारे हो कि वो मार रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए 7 के बाद ऑप्शन कहते हैं सवाल नंबर 8। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक बार एक कार्बन यूनियन फैक्ट्री, कार्बन यूनियन फैक्ट्री यानी कारखाना में मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम के एक रसायन जो है क्या हुआ था? फैल गया था, और इसके वजह से तकरीबन 15,000, कितना? तकरीबन 15,000 लोगों का मृत्यु हो गया था, जबकि उस शहर के तकरीबन 10,000 से प्लस आदमी दिल के बीमारी से, आंख के बीमारी से ग्रसित हो गए थे। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला था। ठीक है, तो ये पूरा इसका बेहतरीन डिस्कशन रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। व्यक्ति मार के लिख रहा है कार्य, और पेपर साइंस से टेस्ट में काहे नहीं आए थे? रिजल्ट खराब होगा तो क्या जिम्मेवार तुम होगा, हम लोग नहीं होंगे, इंस्टीट्यूट नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? आपको केवल गाइडलाइन कर सकता है, आना है याद करना है, ये आपकी काम है, ठीक ना? चलिए प्रॉपर वे में टेस्ट दीजिए अभी और पेपर जमा कर दीजिएगा सही से। आते हैं, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है,
10% जो घटती है, इसी को ना लिंडमान का नियम कहते हैं, लिंडमान का नियम कहते हैं। और ये सवाल बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। 9 के बाद सवाल नंबर 10 है, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल पदार्थ है। कैक्टस का पेड़ जो होता है, आप लोग नागफनी जानते हो? नागफनी आपके घर के आसपास में होगा। नागफनी वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे खतरनाक पेड़ है, क्योंकि पानी को बहुत ज्यादा सोखता है वो। आप अपने कल के नाली के पास, नल के नाली के पास लगा दीजिएगा, तो वहां का पानी बहुत क्या करता है, सोखता है। इसलिए पर्यावरण का दुश्मन कैक्टस को कहा जाता है। इस पेड़ को, कैक्टस को, नागफनी को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। और इसमें पर्णाभ और पर्णशूल होते हैं। इमेज लगना चाहिए था, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट से आए थे तो इमेज नहीं लग पाया है। पहले से क्वेश्चन लगा हुआ रहता है, क्योंकि पहले वाली बात नहीं है। खैर चलिए, 10 के बाद 11, आपतन का कोण। हम इसको समझा देते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। आपतन का कोण जो होता है, आपतन का कोण क्या कहलाता है? ये आपको एक प्रकार का समतल क्षेत्र है, जो यहाँ पेंटिंग किया हुआ है, AgNO3 का पेंट है। और ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है कि AgNO3 का पोताई है। अब इस पर क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। क्या करेंगे? एक अभिलंब डालेंगे। जैसे एक अभिलंब डालेंगे तो इस पर से आने वाला जो कोण होगा ए, और यहां से टकरा कर जाने वाला जो कोण होगा ए। ठीक है, तो ए जो है ये आपतन, आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु। आई है परावर्तन बिंदु। और ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, आपतन कोण है, क्योंकि अभिलंब जो है, अभिलंब अभिलंब इसको दो भाग में बांटता है। तो एक कोण आई है, एक कोण आर है। तो परावर्तन के पहला नियम, आपतन कोण आई बराबर में परावर्तन कोण आर होता है। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और ये क्या होता है, आपतित बिंदु और अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो देखिए ऑप्शन में कहिए, आपतित किरण तथा दर्पण की सतह नहीं, परावर्तित किरण बिल्कुल नहीं, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण सही है। आपतित किरण, इसको बिंदु के जगह पर किरण भी कर सकते हैं आप, किरण, किरण। तो आपतन किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, और अभिलंब तथा परावर्तन किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता रहता है। क्योंकि आप देखो, एक करंट ऐसे ऐसे आता है, करंट ऐसे ऐसे आता है, आप देख सकते हो, ये आपका करंट हो गया। अब आप धारा के दिशा को देखोगे तो देखो, कभी ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, कभी नीचे डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। तो और धारा के मान भी बदल जाएगा, क्योंकि अप जाएगा तो धारा के मान उच्च होगा, डाउन जाएगा तो धारा के मान निम्न होगा। तो ऐसे करंट में दो बातें याद रखिएगा, कि धारा के मान भी बदलता है और धारा की दिशा भी बदलता है। क्योंकि उच्च जाने पर, अप जाने पर उच्च हो जाता है, डाउन जाने पर निम्न हो जाता है। तो धारा के मान और धारा की दिशा दोनों बदलता है। तो धारा की दिशा धारा के मान दोनों बदलता है एसी करंट में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में केवल एसी करंट दिया जाता है, ट्रांसफार्मर में केवल एसी करंट दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? आपको एक बात बताते कि एक प्रिज्म है, और यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश गुजारेंगे,
तो यह जो है 7 रंगों में बट जाएगा। क्या रंगों में बट जाएगा? 7 रंगों में, जिसको बोलते हैं हम लोग CIBTYOR। ये जो पट्टी दिख रहा है आपको, पट्टी, ये पट्टी आपको जो दिख रहा है, ये पट्टी को हम लोग वर्णपट बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, वर्णपट। 7 रंगों के जो पट्टी दिख रहा है उसको वर्णपट कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य और वेग बढ़ता है, बाद बाकी सब घटता है, तो इसको क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहते हैं? जब कोई कण पर प्रकाश पड़ता है तो चारों दिशा में छितरा जाता है, और चारों दिशाओं में छितराने के प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से समुद्र नीला दिखाई देता है, पृथ्वी नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, घास हरा दिखाई देता है, हम आपको काला दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान निकालिए। एक ग्राफ दिया गया है इस प्रकार का, और एक ग्राफ है, इधर आपका समय है और इधर आपका वेग है। ठीक है, ये आपका वेग है और ये आपका समय। आपको बता दे, वेग समय ग्राफ ये त्वरण का ग्राफ होता है। किसका? त्वरण का ग्राफ होता है। वेग समय ग्राफ त्वरण का ग्राफ होता है। इसमें 3 कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा? पहला शर्त ये होगा कि अगर ग्राफ ऐसा जाए, ऐसा, ध्यान से समझिएगा, यह समय और ये है वेग। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर समय के साथ वेग बढ़ेगा, समय के साथ वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा। त्वरण क्या होगा? धनात्मक। अगर समय के साथ वेग बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। दूसरा है, अगर समय के साथ, ये समय है, ये वेग है, अगर समय के साथ त्वरण घट रहे, यदि समय के साथ वेग घट रहा है तो त्वरण जो होगा, त्वरण वो नेगेटिव होगा। इसी को मंदन त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन त्वरण। और तीसरा कंसेप्ट ये है, अगर समय के साथ वेग चल रहा है, समय के साथ वेग चल रहा है तो त्वरण नियत होगा। त्वरण कैसा होगा? नियत। तो 3 शर्त है, ये तीसरा शर्त यहाँ है, पहला शर्त वहां है, दूसरा शर्त यहाँ है। तो इसका आंसर होने वाला है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान निकालिए। तो ये सीधा न जा रहा है, मतलब कि त्वरण कांस्टेंट है। त्वरण कांस्टेंट, और त्वरण कांस्टेंट होगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़े। मामला समझ में आया तीनों का? सुना रे, बोले बे नहीं कर। तक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक्कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब की बार गया में ट्रेनिंग बाहर नहीं, पापा के लाडले हो ना, इस बार जो है उनकी पसीना की कीमत चुकाने का वक्त आ चुका है। 21,000 समथिंग, 903 शायद, इतना वैकेंसी है। तो अब की बार छोड़ना नहीं है, पूरा जोश में तैयारी करना है। एनर्जी लेवल को थोड़ा भी कम नहीं करने देना है। 4 लोग क्या कहते हैं एक तन को नहीं सुनना है, क्योंकि हम लोग बहरा हो चुके हैं। ये 4 लोग जो हम सोचते हैं कि क्या कहेंगे, मरने के बाद यही लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो ये जो 4 लोग के बारे में जो सोचते हैं वो आपको मरने के बाद कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी क्या कह रहे हैं मत सुनो, क्योंकि वही 4 लोग मरने के बाद राम नाम सत्य है कहेंगे। मतलब तुम्हारे नाम का जयकारा लगाएंगे और कहेंगे
कि भगवान श्री राम का नाम ही सत्य है, उन्हीं के शरण में चलिए। ठीक है, तो जो करना है जिंदगी में करना है, तो बिहार पुलिस में जिंदगी में बनना है। चलिए 14 के बाद 15 बढ़ते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन है उस बस? बाकी क्वेश्चन क्या किया था? आ गया, यानी 14 क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा होगा। चलिए, एक चलन प्रारंभ कर पीछे की तरफ की कार का एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? एक चलन प्रारंभ कर अच्छे की तरफ का कारण है। ये सवाल स्पष्ट नहीं है टाइपिंग, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको जो है रखते हैं, इसको कल वाला में देखते हैं, क्योंकि सवाल स्पष्ट नहीं है तो जवाब क्या दे। नहीं, सवाल अब पूछोगे कि सर उस चीज को क्या कहते हैं, किस चीज को? नहीं सर, वो जो पेट में ऐसे ऐसे होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे होता है उसको क्या कहते हैं, हमको क्या पता। अब डॉक्टर के पास जाइएगा, कहिएगा कि जानते हो कौन न एकदम अजबे करता है, दवाई दीजिए। अब अजबे करता है उसको दवाई कैसे लिखाएगा? नहीं, तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है तो इसका जवाब कहाँ से देते? क्वेश्चन अगर स्पष्ट होता तो ये डॉक्टर वो इंसान है तो दवाई हर हाल में लिखता। ठीक है, चलिए 15 के बाद 16, किसी प्रतिरोध से प्रकाशित होने वाली विद्युत के कारण उत्पन्न कम, किसी प्रतिरोध से प्रकाशित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न कम ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा बच गया, ऊर्जा होती है। ये सवाल है टोटल, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि H बराबर में I²RT, यानी कि अगर उष्मीय ऊर्जा निकलना है तो ये क्या होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं तो व्युत्क्रमानुपाती, जहां ऑप्शन है तहां काटिए, यानी एक गो है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, क्योंकि H बराबर होता है I²RT। H बराबर क्या होता है? I²RT, यानी कि अगर कहेंगे कि उष्मीय मान का जो होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ऑप्शन तो पहले कट गया। अब एक ऑप्शन बचा है समानुपाती, तो उसी को ले लेते हैं। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है, यानी कि आपको प्रकाश की एक माध्यम मीडियम है जिसका अपवर्तनांक है μ2/μ1, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसका चाल कम होता है, इसलिए अपवर्तनांक ऊपर रखे हैं और इस अपवर्तनांक को नीचे रखे। अब जिसका चाल कम होगा उसको ऊपर और जिसका चाल अधिक होगा इसको नीचे, और ये जो वैल्यू होता है इस sin I/sin R के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग लिख लीजिएगा। आपको बता दे अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल का, मतलब अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घटेगा और चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक। कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, बहुत झोला चला। तो ऐसा ना कि एग्जाम में जाना और कुछो के कुछो करके चल रहा, कहना कि यही तो बताए थे, और आके क्लास से जब बाहर निकलोगे परीक्षा दे के तब पूछेगा अरे इस सवाल का आंसर क्या मारे, नहीं जानते हो तू? हा, कितना बार राजू सर जी अपना वीडियो में बताए हैं, अरे अपवर्तनांक चाल के समानुपाती ना होता है रे। तक इधर इधर समानुपाती होता है, फिर से जाकर वीडियो देखो, लिखा था कि नहीं लिखा था कॉपी में, कॉपी जाके देखो, व्युत्क्रमानुपाती बताए हैं, मतलब चाल घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, चाल घटेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। मार दिया ना गलती, तब कहेगा अरे बाप रे बाप, चलो एगो लोटा पानी में। नहीं, तो एक सवाल आपको 10,000 लड़का से पीछे भी करेगा, क्योंकि 8 लाख फॉर्म हमेशा भराता है और इस बार भी उतना ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि बिहार पुलिस में इस बार तकरीबन 10.5 लाख लड़का फॉर्म भरा है, तो कुछ बच्चा बढ़ गया है। इस बार तकरीबन 10.5 लाख फॉर्म गिरे हैं बिहार पुलिस में, ये ऑफिशियल डाटा हम बता रहे हैं, गूगल और नेट का नहीं। हम लोगों के अंदर आदमी है तो वो लोग बताता है, ठीक ना। चलिए 17 के बाद 18 सवाल देखते हैं। चलिए साथियों, तो सवाल नंबर 18 को देखते हैं।
इस सवाल में इमेज है और इसके माध्यम से इस सवाल को बताना है। बोल रहा है कि दोनों द्रव्यमान के बीच, तो द्रव्यमान दिया हुआ है m1, m1 कितना दिले है 5 केजी, m1 कितना दिले है 5 केजी, और m2 दिले है 10 केजी, और दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि त्रिज्या दिले है 10 मीटर। कितना दिले है 10 मीटर। आप लोग जानते हो पूछा है बल का मान, तो F बराबर जानते हो आप लोग, F बराबर होता है G इंटू m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर। जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हो या नहीं जानते हो आप लोग? पढ़ के आएंगे ना 9th में। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, रखना स्टार्ट करते हैं। G तो 10 के 10 है, m1 के मान रखते हैं 5 केजी, m2 के मान रखते हैं 10 केजी, और आर स्क्वायर मतलब आर कई बार 2 बार, तो आर यहाँ 10 मीटर है, 2 बार रखो, 10 में 10, एक 10 से एक 10 खत्म, 5 से 10 2 बार में खत्म, मतलब बचा कितना एफ बराबर में टी बटा में 2, तो कितना आया टी बटा में 2। तो कहीं है क्या, है तो बड़े के, तो आसान होता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। बस उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन ज्ञात कीजिए कि क्या दिया है, और थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े है तो उसको रख दीजिए। यही एक चीज है जिसमें गलत होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट होता है। फॉर्मूला पहले से सेटअप है, रखिए निकल के आएगा आंसर, समझे? हाँ, एटीएम की तरह है, घुसाइए नंबर डालिए टक मिल जाएगा करकरिया, तो ये है। चलिए, हंसी आ रहा है तुमको, लड़की सबके इतना हंसी का आता है, हर बात में हम देखते हैं मुस्कुराते हुए हंसते हुए। और लड़की का चलो खैर, चलो छुट्टी के बाद बात करते हैं तुमसे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेकिन बोल नहीं पाएंगे। ऑनलाइन है, 10 ग्रुपों से बैठा है सामने, अरे तुम लोग भी ऑफलाइन में आओ, बड़ा मजा आता है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आप लोग बैठ के पढ़ सकते हैं, जिस समय ऑनलाइन वीडियो शूट होता है उस समय आप लोग ऑफलाइन में आकर अगर बस से अगर आप लोग आसपास के हैं तो बैठ सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। यूट्यूब से तो पढ़ ही सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, इन आप सामने से हम होंगे तो एनर्जी लेवल तो और हाई होगा, क्योंकि इन लोगों से पूछ लो, ये लोग का खुद का नाम है कि सर आपको देखने के बाद जो है ना नींदो आता है ना तो टूट जाता है, मन करता है पढ़ हो, और हमारा देखने से तुमको इच्छा जगता है कि पढ़े तो पढ़ हो, तो अच्छा बात ना है नहीं। चलो खैर, हम कम से कम उस लायक तो बने तो आपको हमें देखने के बाद पढ़ने की इच्छा जगता है, ये बहुत बड़ी फैक्टर है नहीं। तो हम अपने आप को खुश नसीब और आपको धन्यवाद देते हैं, आप सभी को भी। कल क्या तारीख है? क्लास बिल्कुल ऑफ नहीं है, रक्षाबंधन के दिन क्लास प्रॉपर टाइप से चलेगा। हम लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं लेंगे, कोई पर्व हो त्योहार हो अपने समय से मना लेंगे और अपने समय से आके पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ, इस बार कोई चूकना ही नहीं है। अगर आपने असफल हुआ इसका यह मतलब है कि सफलता पाने के लिए जितना प्रयास करना चाहिए था उतना आपने नहीं। अगर आप असफल होते हैं इसका यही मतलब निकलता है कि सफल होने के लिए जितना प्रयास करना चाहिए था आपने उतना नहीं किया, आपने उसमें कमी कर दी, है ना? तो हम लोग अपने जानबूझकर कोई कमी नहीं करेंगे, टोटली दिन हम लोग क्लास लेंगे, और किसी विशेष वजह से हमने छुट्टी कर दिया आप लोगों के बीच, तो आप लोग क्या करना, उस दिन बैठ के दिन भर रिवीजन करना। बाकी सब्जेक्ट भी जितने फैकल्टी यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पढ़ने का एक और फायदा है बेहतरीन, यहाँ अलग अलग फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाई होता है, पूरे सराय में ये व्यवस्था नहीं है। साइंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन 20-20 का करा रहे हैं, ऑफलाइन में केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं आपको। केमिस्ट्री देख रहे हो मेरा लेवल क्या है, हिस्ट्री देखे होंगे सर का, उसके बाद मैथ तो गौतम सर मैथ के लिए जाने ही जाते हैं, और पहले वाली बात रहा नहीं, अब तो कमाले है, अब तो वो अपने ऊपर आ गए। तो इंग्लिश
राजू सर है, आलोक सर है, कमाल पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो अभी वो लोग अभी ऑनलाइन में नहीं आए हैं, वो लोगों को अभी फिलहाल ऑनलाइन में हम लोग जो है बोले हैं आने के लिए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटेंट तैयार हो रहा है। सारे फैकल्टी ऑनलाइन में मिलेंगे आपको कुछ दिन के बाद, अभी नहीं मिले हैं, 1-2 महीना वेट कीजिए आप लोग, क्योंकि स्टूडियो में थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, जैसे वाईफाई लगवाना है तो 1-2 दिन में यहाँ लगना भी है, प्रोसीडिंग में है ये काम है। तो ये सब जब हो जाएगा तो फिर एकदम प्रॉपर वे में चलने लगेगा कल। ठीक है, चलिए 18 के बाद 19 बातें करेंगे लास्ट में, छुट्टी के बाद थोड़ा सा ऑनलाइन वाले को छुट्टी दे देते ताकि वो चले जाए। कितना लोग जो है नेट सोच रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हो, नेट बर्बाद हो रहा है मेरा। कितना लोगों को रील्स देखने का जो है उत्सुकता रहा होगा, कितना सा देख लेते हैं कौन स्टेटस क्या लगाया, 10-10 मिनट पर स्टेटस देखने चले जाता है सब। खैर, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड में, मतलब टाइम कितना दिया, 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है, जिसका वेग जो है भी 18 किलोमीटर पर आवर, और एक बार भी है यू, यानी कि शुरुआती वेग कितना है 18 यानी यू, और लास्ट वेग यानी कि भी, फाइनल वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा है, बल का मान नहीं, तो F बराबर होता है एम ए, और F बराबर एम ए होता है, हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। F बराबर जो होता है एम ए होता है, तो एम का मान दिले है क्या, नहीं, सवाल गलती है, एम का मान होना चाहिए। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर, ये वस्तु जो है वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ये 5 kg है, कितना है 5 kg का वस्तु है। मतलब ये कि आप लिख सकते हैं द्रव्यमान के जगह पर 5, और इस ए के जगह पर लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, चाहे कि ए बराबर होता है v माइनस यू बाई, ए वाला फॉर्मूला होता है, मतलब 5 गुने v का मान कितना है 36, माइनस यू का मान कितना है 18, और बटा में टी का मान कितना है 100। कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 गुने 36 में से 18 गया तो 18, और बट्टा में 100, इसको काटेंगे तो ये आपको आ जाएगा 20 × 5 = 120। और एक बात और बता दे कि 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 को जो है मीटर पर सेकंड में तोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग तोड़ लेंगे, तो 18 गुने 5/18 और बट्टा में 100, 18 से 18 गया, बच गया 5 बटा में 100, यानी ये काटेंगे तो हो जाएगा 1/20, यानी 0.25, ये आएगा क्या शायद 20 पंचे 100, 100 20 पंचे 100 25, सही है क्या, 5/50, 0 1 0 20, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, यानी आंसर अपना जो है 2.5 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 2.5 न्यूटन, ये तो आ चुका है हम लोगों का, तो इसको उतार लीजिए, ये न्यूमेरिकल है, और हर दिन सेट में 2 न्यूमेरिकल और हाल में होंगे हर चैप्टर से, और न्यूमेरिकल का स्पेशल बैच भी हम आपको देंगे रेलवे की जब वैकेंसी आ जाएगी तब, अभी नहीं, बिहार पुलिस में उतना क्वांटिटी नहीं रहता है, इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 19 के बाद 20, जब 2 समांतर तार, 2 तार है और ए भी समांतर है, तो जब 2 समांतर तार एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों का धारा समान है, धारा की दिशा इधर है, इसका भी धारा का दिशा इधर है, और जब धारा की दिशा इधर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा एक दूसरे का क्या करेगा, आकर्षण करेगा, इसमें क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और यही अगर ये 2 तार एक इस दिशा में जाता और एक इस दिशा में जाता, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे को विकर्षित करता है, क्या करता है, विकर्षित करता, और ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है।
तो दिक्कत, तो ये आपका कंसेप्ट था। आज आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग जो है रेगुलर सेट में बने रहिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा और उम्मीद कीजिए बेहतरीन कंटेंट हम आपके बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलेंगे कल सेट नंबर 11 में। आप लोग जो है लिखते रहिए, याद करते रहिए और थोड़ा सा वीडियो को फैलाइए और अपना जो है प्रतिभा फाउंडेशन के मेंबर को जोड़िए ताकि चैनल का प्रमोट हो पाए। और लाइक कीजिए यदि सेशन पसंद आया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया, कौन सा सवाल आपको समझ में आया, आपका स्कोर कितना रहा 20 क्वेश्चन में और लेवल किस हिसाब का है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सेट नंबर 11 में। बाय।